हम तीनों तेजी के साथ वापसी के सफर पर रवाना हो गए। इस वक्त अव्वल खान के सामने रास अलमेडा ही अहम तरीन मसला था, इसलिए उसने दफ्तर जाने का इरादा सिरे से तर्क कर दिया। शर्त का क्या रहा? घर पहुंचते ही सुल्तान शाह ने सवाल दाग दिया था। फिलहाल मैं शर्त हार चुकी हूँ, वीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके कान वाकई इंचों के हिसाब से ऊपर नीचे चलते हैं। इसे देखे बगैर यह बात मेरी समझ में आ ही नहीं सकती थी। और असल काम का क्या बना? हम लोगों के बैठ जाने के बाद गजाला ने पूछा। इन दोनों को यह बताने की जरूरत ही नहीं थी कि वीरा ने किस चालबाजी से सागा की जुबान खुलवाई थी। इनके लिए इतना ही काफी था कि हम रास अलमेडा का नया सुराग हासिल करने में कामयाब हो गए थे। अव्वल खान टेलीफोन के महकमे में जिस आदमी से काम लेता था वो अपने दफ्तर में मौजूद नहीं था। अव्वल खान इसके लिए पैगाम छोड़कर हम चारों की गुफ्तगू में शरीक हो गया। वीरा ने घर पहुंचते ही सागा को जिंदा छोड़ने या खत्म करने का मामला पूरे जोरों शोर से छेड़ दिया था। ठहरो, हम में से कोई भी सागा के माजी से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं है। गजाला ने सुल्तान शाह की बात काट कर कहा। सागा का पता जहांगीर ने दिया था, वह उसके पिछले गुनाहों से अच्छी तरह बाखबर होगा। गजाला की तजवीज बहुत माकूल थी। मैंने फोन पर फौरन ही जहांगीर के घर का नंबर मिला लिया। सुबह से बाजार और दुकानों के 6-7 चक्कर लग चुके हैं। मेरी आवाज पहचानती वो तकरीबन कराते हुए बोला। अव्वल खान के आदमियों ने चंद रोज यहाँ रहकर हमारी आदतें ऐसी खराब की हैं कि घर का सारा निजाम बिगड़ कर रह गया। चाय बनाओ तो चीनी खत्म मिलती है, खाना बना लो तो धनिया मौजूद नहीं है। अपनी बदअमालियां इस तरह भुगतते रहो। इन दोनों के आने से पहले घर कैसे चल रहा था? मैंने चुपते हुए लहजे में सवाल किया। मैं खुद ही सोच सोच कर हैरान हो रहा हूँ। भाई एक मेहरबानी करो, जब तक किसी मुनासिब मुलाजिम का बंदोबस्त नहीं होता इनमें से एक को मेरे घर भेज दो, वरना मेरी जिंदगी अजाब बन जाएगी। नामुमकिन, मैंने सख्ती से कहा। अव्वल खान ने इन दोनों को काम से लगा दिया है, इन्हें वहां से नहीं हटाया जा सकता। वैसे कल तुम्हारे घर बहुत लुत्फ आया, हम सब की तरफ से सलमा का शुक्रिया अदा कर देना। तो क्या तुमने सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया था? उसकी तहय्युज़ ज़दा आवाज सुनाई थी। चाहो तो सागा के बारे में कुछ बता सकते हो। कल हमने उसके माजी के बारे में ज्यादा बातें नहीं की थी। मैंने उस पर सागा की अहमियत वाजा किए बगैर सरसरी लहजे में कहा। तुम्हें मालूम है कि शी में कोई शरीफ आदमी नहीं रह सकता था। इन दिनों वो भी दूसरों जैसा ही था, बल्कि लड़कियों के बारे में तो जरूरत से ज्यादा नदीदा था। जो लड़की उसे पसंद आ जाती थी उसे हासिल करके रहता था। और अब देखो कि एक बाजारी औरत को घर में लिए बैठा है। तो क्या शरीफ लड़कियों को अगवा भी किया करता था? मैंने अव्वल खान को आंख से इशारा करके पूछा। आए दिन ऐसी खबरें सुनने में आती ही रहती थी। मुझे बस एक किस्सा याद है कि उसका जुल्म सहने वाली एक लड़की ने अपने घर लौटते ही खुदकुशी कर ली थी। मरने वाली के छोड़े हुए पर्चे पर उसके भाई को सागा की हरकत का इल्म हुआ तो वो जोश और गैरत से मगलूब होकर उसके अड्डे पर पहुंच गया। सागा ने उसकी असलियत से वाकिफ होती उसके सीने में 3 गोलियां उतार दी थी और आजादी से शहर में तनतनाता फिरता रहा। मैंने मुश्तिल होकर कहा, वो शी के लिए काम करता था, हमारे आदमी पर कौन हाथ डाल सकता था? पुलिस वालों ने इसे नामालूम कातिल के खाते में डालकर फाइल दाखिले दफ्तर कर दी। मगर बरसों बाद अब तुम क्यों उसके पीछे पड़ गए हो? वो पहले भी शी का आदमी था। अगर अब फिर इनके हाथों बिक गया है तो क्या फर्क पड़ता है? वो अकेला चना कौन सा भाड़ फोड़ लेगा? तुम ठीक कह रहे हो, लानत भेजो इस पर। काम की बात मालूम होती ही मैंने अपना लहजा बदल लिया। शहर में पता नहीं ऐसे कितने सागा पल रहे होंगे, मैं किस किस का पीछा करूंगा? तुम हर मरले में यही सोच अपना लो तो बड़े सुखी रहोगे। तुम्हारी शादी हो चुकी है, कल कला को बाल बच्चे भी होंगे। क्या इस वक्त भी इस तरह भागते रहोगे? कहीं तो ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। तुम कभी कभी बहुत काम की बातें करने लगते हो। मौका मिला तो किसी वक्त बैठकर इस मौजू पर बात करेंगे। मेरी तरफ से सलमा का शुक्रिया जरूर अदा कर देना ताकि आइंदा भी तुम्हारा नमक खाने का मौका मिलता रहे। सलमा आ गई है, तुम खुद ही उससे बात कर दो। मैंने उसकी पूरी बात सुनने से पहले ही बौखला कर रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। इससे बात शुरू हो जाती तो मेरे लिए देर तक पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता। घंटी बजे तो तुम अंदर से फोन उठा लेना, मैंने गजाला से कहा। सलमा मुझे पूछे तो कह देना कि काफी देर से घर से निकला हुआ हूँ, वो बिला वजह मेरा दिमाग चाट जाएगी। गजाला को हदायत देकर मैं अव्वल खान की तरफ मुतवज्जा हो गया। वीरा का इसरार बजा है, सागा के खिलाफ मजबूत तरीन फर्द जुर्म मिल गई है। इसे किसी खलिश के बगैर मौत के घाट उतारा जा सकता है। जहांगीर से तुम्हारी गुफ्तगू बहुत मुख्तसर रही है, फर्द जुर्म दोहरा दो तो मुझे भी तसल्ली हो जाएगी, अव्वल खान ने कहा। मैंने जहांगीर से सुनी हुई बातें इख्तिसार से दोहरा दी। अव्वल खान का चेहरा लटक गया। ऐसे लोग तखय्युल परस्त नहीं, कनोने हवस परस्त होते हैं। इन्हें तो जमीन पर एक लम्हे के लिए भी जिंदा रहने का हक नहीं मिलना चाहिए। वीरा जहरीले लहजा में बोली। मैं हैरान थी कि तुमने अचानक ही अपना इरादा क्यों बदल दिया? वो जिंदा रह गया तो हमारी जिंदगी अजाब बना देगा। बस अव्वल खान ने उसे खामोश कर दिया। फैसला हो गया, अब इस बारे में मजीद कोई बात नहीं होगी। वो मामला तय होते ही सबका जोशो खरोश ठंडा पड़ गया। 5 अफराद यूं खामोश हो गए जैसे एक दूसरे से लड़ने के बाद सस्ता रहे हों। खिलाफे तवक्का सलमा का फोन नहीं आया, मगर टेलीफोन के महकमे से अव्वल खान की शनासा की कॉल आ गई। महकमे में कंप्यूटर आ जाने के बाद बहुत से मसाइल हल हो चुके थे। चंद मिनट बाद अव्वल खान को सागा के दिए हुए फोन नंबर के हवाले से रास अलमेडा का पता मिल गया। इस बार रास अलमेडा ने कश्मीर रोड के किसी मकान में पनाह ली थी। यूं मालूम हो रहा था जैसे उसे PECHS का इलाका पसंद है और वो इसी के हदूद में अपने ठिकाने बदलता रहता है। इस मकान पर हमले वगैरह का कोई प्रोग्राम बनाने के लिए वहां का जायजा लेना जरूरी था। इस काम के लिए अव्वल खान मुझे या वीरा को भेजने पर आमादा नहीं था।
इसे डर था कि जिस तरह मैंने एयरपोर्ट के रास्ते पर इत्तेफाकन रास अलमेडा को सफर करते हुए देख लिया था, इसी तरह वो भी इत्तेफाकन हमें देख सकता था। हम दोनों के नाम खारिज होने के बाद अव्वल खान का साथ देने के लिए सिर्फ सुल्तान शाह बाकी रह जाता था। घर से निकलने से पहले अव्वल खान ने अपने दफ्तर फोन किया तो पता चला कि उसकी तलाश में मुतअद्दिद फोन आते रहे थे, लेकिन उसके दफ्तर वालों ने उसकी नकलो हरकत से मुकम्मल लाइल्मी का इजहार करके हर शख्स को टाल दिया था। अखबारात ने सरकारी हलकों में हलचल मचा दी है। फोन बंद करने के बाद अव्वल खान मजे ले लेकर हमें बताने लगा, खबरों में कहीं भी राडनी आर्क और रास अलमेडा में मुवासलत का जिक्र नहीं है, लेकिन बेशतर आला सरकारी अफसरान ने तस्वीरें देखते ही पहचान लिया है कि राडनी आर्क ही है। सुबह से मेरी जान अजाब में थी। चंद फोन सुनने के बाद ही मैंने मजीद कॉल्स सुनने का सिलसिला मौकूफ कर दिया। अफसरान इन खबरों का जरिया जानना चाह रहे थे। अखबारात पर तो इस बारे में काफी दबाव होगा, वीरा ने धीरे से पूछा। अखबारात को पुष्पनाही हासिल है, वो डटकर इस दबाव का मुकाबला कर रहे होंगे, अव्वल खान ने जवाब दिया। और मेजर गौस का क्या हाल है? मैंने हंस कर पूछा। वो भी दफ्तर से भागा हुआ है, फ्रीडम लाज का मामला उसी के हवाले किया गया था, इसलिए उसे सबसे ज्यादा बाखबर तस्वुर किया जा रहा है। खबर बेशतर अखबारात में एक साथ आई है, इस वजह से यह बात भी खुल गई है कि वो खबर किसी ताकतवर जरिए ने अखबारात तक पहुंचाई है। एक दो रोज तक यह हंगामा रहेगा, फिर यह बात तब जाएगी। अमेरिका के सफारती अफसरान का क्या रद्द अमल है? मेरे नजदीक वो सवाल सबसे अहम था। अक्लमंदी का तकाजा यही है कि वो कोई एहतिजाज करने के बजाय खामोशी से गर्द बैठ जाने का इंतजार करें। मैं इनकी तरफ से बिल्कुल बेखबर हूँ। उन्होंने कुछ लिखा भी होगा तो हमारे दफ्तर खारजा को लिखा होगा। इन लोगों का अपना ही तरीका कार होता है। मीटिंग बैठे बगैर शिकायत पर कोई कार्रवाई होनी मुश्किल है। इस वक्त तक फिजा में काफी उजाला बाकी था। वो दोनों वक्त जाया के बगैर अपने मिशन पर रवाना हो गए। मुझे महसूस हो रहा है कि अब रास अलमेडा का आखिरी वक्त आ चुका है। इन दोनों के चले जाने के बाद वीरा ने गहरी संजीदगी से कहा, इस वक्त वो हर तरफ से दबाव में आया हुआ है। हर बार यही महसूस होता है, मगर नतीजा सिफर रहता है। देखें इस बार क्या होता है। इस मर्तबा भी अव्वल खान की फोर्स कार्रवाई में भरपूर हिस्सा लेगी। गजाला ने पूछा, अभी तक ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है? मैंने कहा, वो दोनों जायजा लेकर लौट आए तो कुछ तय किया जाएगा, लेकिन यह तय है कि मैं भारी नफरी इस्तेमाल करने के हक में नहीं हूँ। एक बहुत आसान सी तजवीज मेरे जहन में बिल्कुल बुला रही है। वीरा बोली, क्या डालो, इस मुबासे में वक्त आसानी से गुजर जाएगा। मैंने बेपरवाही से कहा, हम लोग 3 गाड़ियों में इस मकान की निगरानी करें, फिर एक मुकर्रर वक्त पर तुम इसे फोन करके खौफ सदा करो कि उसे पकड़ने आ रहे हो। वो बुखलाकर घर से निकलेगा और निगरानी करने वाले इसे घेर लेंगे। तरकीब अच्छी है, लेकिन ये रास अलमेडा जैसे मुजरिम पर काम नहीं करेगी। क्यों? इसमें ऐसी कौन सी खामी है? वीरा की तेवरी पर बल पड़ गया। वो फोन का मतलब समझ जाएगा और घर से हरगिज बाहर नहीं निकलेगा। मैंने कहा, जब वो बुनियादी तौर पर बुज़दिल है तो इस धमकी के बाद घर में क्यों बैठा रहेगा? वो सखी मुराद के घर पर होने वाले हमले में अपना डमी इस्तेमाल कर चुका है। वो खुद बाहर आने के बजाय किसी और को बाहर रवाना करेगा। हम उसका पीछा करेंगे और हमारा खेल बेनकाब हो जाएगा। उसे ऐसे ही ज्यादा खतरा महसूस हुआ तो वो बाद में खामोशी से किसी दूसरी गाड़ी में निकल जाएगा। हम हाथ मलते रह जाएंगे। मैंने इसीलिए तो अपनी 3 गाड़ियों का जिक्र किया है। हम यके बाद दीगरे 3 गाड़ियों का पीछा कर सकेंगे। अगर इस इमारत में शोफरों के साथ 6-7 गाड़ियां मौजूद हैं तो और बात है, वरना इस स्कीम की कामयाबी के लिए हमारे 3 ग्रुप बहुत काफी होंगे। इसमें कामयाबी और नाकामी के मुसावी इम्कानात रहेंगे। वो बहुत चालाक मुजरिम है। वो चिढ़कर बोली, पता नहीं तुमने रास अलमेडा को इतनी ज्यादा अहमियत क्यों दी हुई है? वो गैर मामूली हद तक ज़हीन होता तो पाकिस्तान में अब तक न जाने क्या कुछ कर गुजरा होता। वो खासा कुंद ज़ेन मालूम होता है, और फिर इस किस्म की एक कोशिश कर लेने में हर्जी क्या है? मुश्किल यह है कि हमारे पास वक्त नहीं है। इस बार हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। साका के बाद इसका कोई मुआवन हमारे सामने नहीं है। वो पाकिस्तान से भागने पर तुला बैठा है। एक बार वो निकल गया तो सारी उम्र हमारे हाथ नहीं आएगा और बाहर से हमें तिगनी का नाच नचाता रहेगा। शहर की नाकाबंदी करने वाले भी बिल्कुल खामोश हैं। गजाला ने तशवीश से कहा, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं और किसको जवाब दे हैं। मुंसूबा बनाते हुए यूं मालूम हो रहा था जैसे अखबारों में फीचर है, जब्ते रास अलमेडा घेर कर पकड़ लिया जाएगा। अब हर तरफ खामोशी ही खामोशी है। मायूसी से बचो, ये जहन को तबाह कर देती है। अव्वल खान बता चुका है कि शहर से निकासी के रास्तों की निगरानी रेंजर के सुपुर्द है। इनका अपना निजाम है। कोई खबर होगी तो हमें भी मिल ही जाएगी। अव्वल खान बहुत देर से वापस आया। गजाला सुल्तान शाह के इंतजार में दरवाजा खोले खड़ी रही। चंद सानियों बाद अव्वल खान ने उससे कहा, दरवाजा बंद कर दो, सुल्तान शाह नहीं आएगा। वो अल्फाज सुनकर मेरा दिल उछल कर हल्के में आ गया। वीरा ने मुस्तरिबाना लहजे में अव्वल खान से पूछा, वो कहाँ रह गया? क्या हुआ है? तुम तो सिर्फ जायजा लेने गए थे, फिर क्या हुआ? अव्वल खान के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने नरमी से कहा, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, वो बिल्कुल महफूज है। मैं उसे काम पर लगा कर आया हूँ। अब हमें फैसला करना है कि रास अलमेडा आज रात ही को हाथ में लिया जाए या अगली रात का इंतजार किया जाए, लेकिन बहुत एहतियात से काम लेना होगा। ये वक्त की लड़ाई है और हम धीमे धीमे वक्त खोते जा रहे हैं। मैंने सिगरेट का कसीर धुआं अपने फेफड़ों में उतारने के बाद कहा, वो पाकिस्तान से निकल भागने पर तुला बैठा है। हो सकता है कि अगली रात आने से पहले वो यहाँ से हजारों मील दूर जा चुका हो। हम इंतजार के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। कोई बड़ी मजबूरी ना हो तो आज रात ही कार्रवाई करनी चाहिए, मगर इससे पहले सुल्तान शाह के बारे में बता दो, वो कहाँ है? वो एक खाली मकान में रहकर रास अलमेडा की कमीनगाह की निगरानी कर रहा है।
वो कश्मीर रोड पर सड़क के किनारे एक आम से मकान में मुकीम है। वहां सिर्फ 3 अफराद रहते हैं। वो सफेद फार्म है और तीसरा चौकीदार है जो दिन में घर का काम काज भी करता है। अगर वो कश्मीर रोड पर रह रहा है तो इसके सामने के MC का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वाक़ है। मैंने कहा, फिर सुल्तान शाह किस मकान से उसकी निगरानी कर रहा है? वो रास अलमेडा के बराबर वाला मकान है जो आजकल किराए के लिए खाली है। वहाँ फोन भी मौजूद है। मैंने दूरबीन और मुनासिब हथियारों के साथ उसे वहां छोड़ दिया है। हो सकता है कि वो किसी वक्त तुमको खुद ही फोन कर ले। चाहो तो तुम अभी उससे बात कर सकते हो कि इस खाली मकान में चौकीदार तक नहीं है। वीरा ने हैरत से पूछा। अव्वल खान हंस पड़ा। वो बूढ़ा चौकीदार एक कमरे में कैद है। जब उसे ये बताया गया कि हम सरकारी आदमी हैं तो वो खुद ही हर किस्म के ताउन पर आमादा हो गया। रास अलमेडा के घर के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात उसी ने फराहम की हैं। दोनों सफेद फॉर्म बिल्कुल अलग थलग रहते हैं। उनका चौकीदार भी पड़ोस के मुलाजमों से दूर रहता है। किसी हंगामी जरूरत के लिए मैंने अपना ऑपरेटर सुल्तान शाह को दे दिया है। इसी किस्म का दूसरा ऑपरेटर तुम लोगों के पास है। फोन पर जवाब न मिले तो सुल्तान शाह से ऑपरेटर्स पर बात की जा सकती है। इस मकान में गाड़ियां कितनी हैं? वीरा ने पूछा। शायद वो अपनी तजवीज से दस्तबरदार नहीं हुई थी। 2, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? अव्वल खान ने हैरत से सवाल किया। वहां सिर्फ 2 गाड़ियां और 3 नफूस हैं। वीरा ने मेरी तरफ देखकर अव्वल खान को अपनी तजवीज से आगाह करना शुरू कर दिया। वो खामोशी से पूरी बात सुनता रहा, लेकिन मैंने उसके चेहरे के तासुरात से भांप लिया कि वीरा की तजवीज से मुत्तफिक नहीं हो सका था। यह अच्छी बात है कि सब लोग अपने अपने जहन से काम ले रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात में ताकुब करके पकड़ने वाली बात काबिल अमल नहीं है। रास अलमेडा के साथ बिल्ली और चूहे का खेल बहुत हो चुका, अब उसे खत्म होना चाहिए। सुल्तान शाह को उसके खाली मकान में बिठाने का मकसद यही है कि रास अलमेडा इसकी नजरों में आए तो इसे दूर ही से गोली मार दी जाए। हम सब उसकी तस्वीर देख चुके हैं और अब इसे अच्छी तरह पहचानते हैं। फिर तुमने क्या हिकमत अमली तय की है? मैंने बेचैनी से पूछा। अगर तुम वक्त के बारे में इसी कदर हिसास हो तो हम दोनों को इसी वक्त बारी बारी खाली घर में पहुंच जाना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं कि आज के अखबारात देख लेने के बाद रास अलमेडा खुले आसमान के नीचे आने की हमाकत करेगा। अगर वो हम में से किसी के निशाने पर आ गया तो वहां किस्सा खत्म समझो, वरना फिर दोनों औरतों को फोन पर प्रोग्राम बता दिया जाएगा। हम रात के आखिरी पहर में कार्रवाई करेंगे तो उन्हें गहरी नींद में छाप सकते हैं। मैं रास अलमेडा की जिंदा गिरफ्तारी को तरजीह दूंगा। मैंने कहा, हमारे बहुत से सवालों के जवाब वही दे सकेगा। वो मारा गया तो उसके राज उसी के साथ कहीं दफन हो जाएंगे। मैं खुद भी यही चाहता हूं, लेकिन उसे जिंदा पकड़ने की फिक्र में हम उसे मारने का कोई मौका जाया नहीं करेंगे। उसने कहा, ये उसका मुकद्दर है कि वो पहले मारा जाता है जब हमें मुकाबले का मौका देता है। हम तीनों यकजा होंगे, इसलिए दूसरा ऑपरेटर्स भी यही नहीं। अव्वल खान ने मेरा फिक्रा मुकम्मल नहीं होने दिया। दोनों ऑपरेटर्स हमारे पास रहेंगे ताकि इसके मकान में कूदने के बाद कम से कम 2 आदमी एक दूसरे के राब्ते में रह सकें। क्यों ना हम दोनों भी वहीं मुंतकिल हो जाएं। वीरा ने तजवीज पेश की। यहाँ रहकर सोचते सोचते हमारा हाल अबतर हो जाएगा। पा में ज़हनी यकसुई हासिल रहेगी। हमें जरूरत पेश ना आई तो हमारे लिए वो गैर आबाद इमारत ही काफी होगी। ऑपरेशन मुकम्मल होने पर हम यकजा हो सकते हैं। मैं भीड़ भाड़ से गुरेज करते हुए बहुत राजदारी से काम करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी बात भी माकूल है। अगर तुम दोनों अपनी रात बर्बाद करने पर आमादा हो तो यही सही। वीरा की बात दुरुस्त है। यहाँ रहकर हमारी रात ज्यादा बुरी गुजरेगी, गजाला ने कहा। कुछ हथियार अव्वल खान की गाड़ी में मौजूद थे और इस मुहिम के लिए वही काफी थे, लेकिन उसने फिर भी हमारे घर में मौजूद जखीरे का जायजा लेकर उसमें से कुछ जरूरी चीजें निकाल कर एहतियात से एक थैले में रख ली। वो किसी गैर मुतवक्का और आड़े वक्त के लिए हर तैयारी कर लेनी चाहता था। तुमने इस बात का यकीन कर लिया है कि इस वक्त रास अलमेडा इसी मकान में मौजूद है? उसका हाथ बटाते बटाते वीरा यक बयक सवाल कर बैठी और अव्वल खान सिट बटा गया। मेरे लिए अंदर जाकर देखना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन कराइन यही बताते हैं कि वो घर में मौजूद है। इसके पास वीरा के सवाल का मुसक्कत जवाब मौजूद था। दोनों गाड़ियां अहाते में मौजूद हैं। चंद कमरे रोशन है और फाटक बंद होने के साथ ही वीरान है। अगर वो पैदल कहीं चल दिया है तो यह और बात है। तैयारियां मुकम्मल हो गई। गजाला ने थर्मास में चाय भरकर दीगर लवाजम के साथ खुर्दनोज की अशिया की एक बास्केट तैयार कर ली और रवानगी के लिए उठ खड़ी हुई। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे हम लड़ाई के बजाय पिकनिक पर जा रहे हों। अव्वल खान इन तैयारियों पर मुस्कुराते हुए बोला, भागना पड़ गया तो तुम्हें यह सब संभालना दुश्वार हो जाएगा। इस गैर आबाद मकान में पहाड़ से रात इंतजार में गुजारनी है, कुछ न कुछ तो होना ही चाहिए। गजाला बोली, चंद मिनट बैठो, जरा सुल्तान शाह से बात कर ली जाए। ऐसा ना हो कि हमें देर तक फाटक पर रुककर उसका इंतजार करना पड़े। हमें नहायत खामोशी से दोनों गाड़ियां अंदर ले जानी होंगी। अव्वल खान ने यह कहते हुए अपना ऑपरेटर्स उठा लिया। इसे फोन क्यों नहीं कर लेते? वीरा ने उसे ऑपरेटर्स के इस्तेमाल पर आवादा पाकर टोक दिया। इसने अभी अभी ड्यूटी शुरू की है। जोश में मारा मारा फिर रहा होगा। हो सकता है कि वो टेलीफोन से दूर छत वगैरह पर चढ़ा हुआ हो। ऑपरेटर्स पर उससे आसानी से बात हो जाएगी। एक कॉलिंग फारस। ऑपरेटर्स ऑन करके अव्वल खान ने दूसरी बार पैगाम दिया था कि जवाब मिल गया। इस वक्त मैं छत पर मौजूद हूँ। सुल्तान शाह की दबी दबी और पुरजोश आवाज आई। थोड़ी देर पहले एक गोरा बरामदे में से गुजरा था। ये साले बहुत बेशर्म है। इसके बदन पर 1 फुट का बस एक निकर था। इसके बाद से हर तरफ सन्नाटे का राज है। उधर घूरते घूरते मेरी आंखें दुखने लगी हैं। फिक्र मत करो, हम सब वहीं आ रहे हैं। अव्वल खान ने अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डालकर कहा, इस वक्त 9:45 बजे है। ठीक 10:30 बजे तुम्हें गेट पर होना चाहिए ताकि हम रुके बगैर दोनों गाड़ियां अहाते में ला सके। जो कुछ होना है आज रात ही को हो जाएगा। इसके बाद तुम दिल खोल कर आराम कर सकोगे। हो सके तो थर्मास में थोड़ी सी चाय लेते आना।
अंधेरे और तन्हाई में अभी से जमाइयां आने लगी हैं। सुल्तान शाह की फरमाइश पर गजाला की गर्दन तन की। उसने फखरिया अंदाज में अव्वल खान की तरफ देखा। उसने सर झुकाकर जवाब दिया, गजाला ने पहले ही सब बंदोबस्त कर लिया। अगर वहां केस्ट बजाने की आजादी होती तो आज रात तुम्हें वहां पिकनिक का मजा आ जाता। वक्त याद रखना, खुदा हाफिज। कश्मीर रोड पहुंचने के लिए 45 मिनट का वक्त बहुत काफी था, लेकिन काले पुल से गोरा कब्रिस्तान तक के रास्ते पर ट्रैफिक की सूरत हाल हर वक्त गैर यकीनी रहती थी। कभी कभी वहां ट्रैफिक जाम होता था तो वो मुख्तसर सा हिस्सा तय करने में 10-15 मिनट लग जाते थे। सुल्तान शाह से वक्त तय हो जाने के बाद उसे इनराफ का खतरा मोल नहीं लिया जा सकता था। हम चारों फौरन ही घर से निकल खड़े हुए थे। खाने पीने का साजो सामान गजाला ने संभाला हुआ था। हथियारों वाला थैला वीरा के कब्जे में था। नीचे उतरकर वीरा अव्वल खान के साथ हुली। मैं गजाला को लेकर अपनी कार की तरफ बढ़ गया। हम बाहर निकले तो अव्वल खान की जीप आहिस्ता आहिस्ता रेंग रही थी। एक मुद्दत के बाद हम दोनों को एक साथ निकलने का मौका मिला है। चंद सानियों की खामोशी के बाद गजाला ने मुसर्रत से मकलूब लहजे में कहा, अपनी ख्वाबगाह से बाहर हमें कहीं खलवत नहीं मिलती। ये खलवत भी बस कश्मीर रोड तक की है। मैंने हंस कर कहा, जिंदगी कुछ ऐसी डगर पर चल रही है कि जाती जरूरतों का एहसास इस ज़हन के नेहा खानों में कहीं चुप कर रह गया है। आपकी बात सही है। वीरा ने जाने का कसद किया तो आर्जी तौर पर मुझे खुशी हुई कि इसके चले जाने के बाद हमें कुछ आज़ादी मुयस्सर आ सकेगी। मगर फिर मुसलसल तन्हाइयों का ध्यान आया तो उसके जाने का ख्याल ही मुझे आजुर्दा करने लगा। हमारे साथ रहते रहते वो भी हमारे घर की एक फर्द बन गई है। ये आर्जी मजबूरियां हैं। रास अलमेडा का किस्सा निबट जाए तो उसे अलग होना ही पड़ेगा। दूर रहने से आपस में मोहब्बत के रिश्ते ज्यादा मजबूत हो जाते हैं और फिर यह हर वक्त की नोक झोंक भी जरा कम होगी। वो मुझसे बातें करती रही। खिली हुई फिजा में सफर करते हुए इसका यूं बोलना मेरे कानों को बहुत भला लग रहा था। वो अपनी एक बात खत्म करती तो मैं उसे छेड़ देता और वो दोबारा बोलने लगती। इस वक्त रात को कुरंगी के संथी इलाके से निकलने वाले ट्रकों और ट्रेलरों का हजूम नहीं था। हमें पूरा रास्ता साफ मिला और हम बहुत आराम से ड्राइविंग करते हुए शाहराह फैसल पर निकल आए। हमारे पास कुछ वक्त बाकी था, लेकिन इस वक्त रहनुमाई अव्वल खान की जिम्मा थी। गोरा कब्रिस्तान से दाहिनी तरफ मुड़ने के बाद पहले सिग्नल से हम बाएं तरफ घूमकर सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी वाली सड़क पर पड़े तो मैंने गजाला को इशारे से उस घर के बारे में बताया जहां इसरार ने रास अलमेडा वगैरह की तस्वीर ली थी। और बाद में मैं मारून की लाश समेत पुलिस के नरगे में आने से बाल बाल बचा था। चुराहे पर हम सुस्त रवि से स्नेक्स बार के करीब से गुजरे तो मेरे दिल में वहां रुकने की ख्वाहिश हुई। अव्वल खान ने चुराहा छोड़ दिया, लेकिन फिर उसने नीम तारीकी में जीप किनारे से लगाकर रोक ली। वो काबी नजरों के साथ ग्राहकों की तलाश में भटकने वाले कई लड़के हमारी गाड़ियों की तरफ लपके। अव्वल खान जीप से उतरकर हमारी तरफ आ रहा था। मैंने उसका इंतजार किए बगैर एक लड़के को ठंडी बोतलों का ऑर्डर दे दिया। मैं भी यही कहने आया था। अव्वल खान मेरे करीब पहुंचकर सादगी से हंस पड़ा। उस लड़के को अपनी और वीरा की पसंद के 2 मशरूब बताए और खिड़की पर झुककर कहने लगा, चंद मिनट मुयस्सर हैं तो मैंने सोचा कि बोतलों की अयाशी ही कर ली जाए। इतने कम वक्त में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। ये जाली बोतलें हैं, असल बोतलें तो इस वक्त वीरा के पास होंगी। मैंने कहा। गजाला की हंसी छूट गई। आप दोनों एक दूसरे को कितना जानते हैं। वो प्लास्टिक एक बोतल में तकरीबन आधी बोतल उंडेल कर लाई है ताकि वक्फे से अपने आसाब को सुकून पहुंचा सके। जब भी उसने खामोशी से हथियारों वाला थैला उठा लिया था, अव्वल खान ने खुश दिली से कहा, मैं हैरान था कि इतनी शराफत का मुजाहरा क्यों कर रही है। इसकी बोतल शायद इसी थैले में है, इसे देख लेना। ऐसा ना हो कि दस्ती बम्बों के धोखे में हम में से कोई वो बोतल ही रास अलमेडा के सर पर उछाल दे। मैंने अव्वल खान से कहा, यह औरत कहीं भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। लड़का बोतलें ले आया। अव्वल खान उसे साथ लेकर अपनी जीप की तरफ बढ़ गया। आपको अव्वल खान से ऐसी सख्त बात नहीं कहनी चाहिए थी। गजाला ने लेमन बार की पहली चुस्की लेकर शिकवा किया। फिर क्या कहता, वीरा की बाज हरकतें मुझे खाम मुश्तिल कर देती हैं। अब अव्वल खान ने उससे कोई बात की तो वो यही समझेगी कि मैंने उसकी शिकायत की है। उसने अब दोनों से चुप कर बावर्ची खाने में वो बोतल मेरे सामने भरी थी। इतनी छोटी छोटी बातों की परवाह करोगी तो वीरा के साथ गुजारा मुश्किल हो जाएगा। वो शिकायत करने वालियों में से नहीं है। उसे तुम्हारी कोई बात बुरी लगेगी तो वो पहली फुर्सत में उसका बदला लेगी। बोतलें खाली करने के बाद मैंने मीठे और खुशबूदार पान मंगवाए। रकम अदा करके एक पान गजाला के मुंह में रखा और हमारे मुख्तसर से सफर का दूसरा मरहला शुरू हो गया। कश्मीर रोड पर बने हुए मकानात की एक बड़ी खराबी इब्तिदा ही से मेरी नजरों में थी। मज़ार कायद की तरफ से आने वालों को किसी भी मकान के फाटक पर पहुंचने के लिए एक चक्कर काटना लाजमी था। सिर्फ सर सैयद रोड और इलाका इकबाल रोड के सरों पर बने हुए मकान इस खामी से मुबर्रा थे। अव्वल खान ने दरमियान से कश्मीर रोड पर निकलने के बजाय बराह रास्त शहीद मिल्लत रोड की राह इख्तियार की तो मुझे मान लेना पड़ा कि वो उकाबी निगाहें रखता था। इस इलाके की वो खामी उसके इल्म में थी। वो बहुत सुस्त रवि से गाड़ी चलाकर वक्त गुजारता रहा और जब सिर्फ 5 मिनट का वक्त बाकी रह गया तो उसने रफ्तार कदरे बढ़ा दी। हमारी दोनों गाड़ियां जेल के चौराहे के सिरे से ही कश्मीर रोड आ गई। अव्वल खान के बयान के मुताबिक मैंने रास अलमेडा के जिस मकान का तयन किया था उसे तीसरे मकान के फाटक के सामने अव्वल खान ने अपनी जीप बाएं तरफ घुमा ली। अव्वल खान शायद गेट की किसी छुरी से आंख लगाए हमारी आमद का मुंतजिर था। उसने इतनी फुर्ती से गेट खोला कि अव्वल खान ब्रेक पैडल पर पैर रखे बगैर जीप को इस मकान के अहाते में लेता चला गया। मैंने भी उसकी तकलीद की। हम दोनों ने गाड़ियां मोड़ते ही तमाम रोशनियां गुल कर दी थी।
कि कहीं इनका इनिकास बराबर वालों की तवज्जो का मरकज न बन जाए। इंजन बंद करके मैं गाड़ी से नीचे उतरा तो सुल्तान शाह फाटक बंद कर चुका था। घोर अंधेरे में डूबी हुई वो पुरानी सी इमारत 2 मंजिला थी। इस एतबार से उसकी छत खासी बुलंद थी। अगर सुल्तान शाह वहां से निगरानी करता रहा था तो खासा बड़ा इलाका उसकी निगाहों में रहा होगा। अभी तक सब खैरियत है। हम पांचों के यकजा होने पर उसने सरसराती हुई आवाज में कहा। मैंने चौकीदार की चारपाई ऊपर मंजिल के एक कमरे में पहुंचा दी। बराबर वालों की देखभाल के लिए वो बेहतरीन कमरा है। संभल कर आहिस्ता आहिस्ता मेरे पीछे चले आओ। अंधेरे में एक दूसरे के हेवलों पर नजर जमाए और दीवारें टटोलते हुए हम ऊपर चल दिए। तंग जीनों की गहरी तारीकी से हम सुल्तान शाह के मुंतखब किए हुए कमरे में पहुंचे तो वहां खिड़की की राह से आने वाले तारों के इनिकास का नुमाया एहसास हो रहा था। अव्वल खां के इमाम पर हम सब खिड़की के सामने जा खड़े हुए। आते की मुश्तरिका दीवार की दूसरी जानब पुराना सा 1 मंजिला मकान चंद कुमकुमों की रोशनी में बहुत वाज़े नजर आ रहा था। आते के साथ 2 कमरों की खिड़कियां भी रोशन थीं। यह अंदाजा लगाना नामुमकिन था कि इनमें से कौन सा कमरा किसका रहा होगा। इन लोगों का पार्किंग वाला हिस्सा शायद दूसरी तरफ वाक़ था क्योंकि इनकी गाड़ियां हमारी नजरों से ओझल थीं।